फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग धिशकारी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था। वो हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम हाफ वेव इसलिए होता है क्योंकि वो पूरे सर्कल की केवल हाफ करंट को ही आउटपुट में मिलती है, हमें हाफ वेव ही मिलती है। सेकंड वाली जो हाफ वेव होती है उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ पर फुल वेव को ये यूज़ करेगा। सो यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम गिवन है ये इनपुट वोल्टेज हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई कर दिया। सेकेंडरी कॉइल पर हमें पोटेंशियल मिल जाएगा Vs। और जो पॉइंट ए और बी है वो हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करेंगे, यानी 0 से लेके t/2 टाइम तक A पॉजिटिव पे होगा, B नेगेटिव पे होगा और t/2 से लेके t टाइम तक A नेगेटिव पे हो जाएगा और B पॉजिटिव पे होगा। यहाँ पर 2 डायोड होते हैं D1 और डायोड होता है D2। सो शुरुआती हाफ साइकिल में, पहले वाले हाफ साइकिल में मान लीजिए A पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। सो उस कंडीशन में जो डायोड 1 होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड D2 रिवर्स बायस होगा। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायोड का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और ये जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है तो इस कंडीशन में डायोड को फॉरवर्ड बायस माना जाता है। और अगर डायोड का ये P हिस्सा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसे रिवर्स बायस माना जाता है। जब पॉइंट ए पॉजिटिव होगा सो D1 का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो ए से जुड़ा हुआ है और ए पॉजिटिव पे है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। उसी टाइम पर बी नेगेटिव में है और डायोड D2 का ये जो ट्राइंगल वाला हिस्सा है जो कि पॉजिटिव पार्ट होता है वो बी पॉइंट से जुड़ा हुआ है और बी पॉइंट इस वक्त नेगेटिव है। सो डायोड D2 रिवर्स बायस में हो गया। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो अवक्षय परत की चौड़ाई लगभग 0 हो जाती है और डायोड अपने अंदर से पूरी करंट को फ्लो करने दे देता है, यानी उस वक्त डायोड का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब क्योंकि उसकी अवक्षय परत की चौड़ाई पूरी खत्म हो जाती है इसलिए वो 0 रेजिस्टेंस माना जाता है क्योंकि वो सारी करंट को अपने अंदर से फ्लो हो जाने देता है। लेकिन जब रिवर्स बायस के केस में बात करते हैं तो डायोड की अवक्षय परत की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोध जनरेट कर देता है और करंट को बिल्कुल भी अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस 0 लिया जाता है, डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो उसका रेजिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट लिया जाता है ताकि करंट पूरी रुक जाए। एनीवेज, सो फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं। जब ए पॉजिटिव पे है और बी नेगेटिव है उस वक्त D2 में से कोई करंट नहीं जाएगी तो सारी की सारी करंट किस में से जाएगी, D1 में से जाएगी और मान लीजिए वो करंट कितनी है, I1। सो उस करंट का पाथ क्या होगा, वो ए पॉइंट से निकलेगी और इस RL में से होकर गुजरेगी यहाँ पे और इस RL में से गुजरने के बाद इस तरह से वो सर्किट के अंदर बार-बार फ्लो होती रहेगी यहाँ पे। तो ये I1 करंट का पाथ होगा, क्लोज़ लूप बन रहा है। तो RL को उसने कैसे क्रॉस किया? ऊपर से। RL के डायरेक्शन में, क्योंकि करंट का पाथ ये था, करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, तो RL में से वो ऊपर की तरफ से आ रही है। ऊपर की तरफ से आ रही है तो पोटेंशियल जो है V0 वो हमें कितना मिल जाएगा? I1 इंटू RL मिल जाएगा। और इस V0 का हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये Vi हमें मिला है जो कि हमने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर दिया था सिग्नल और ये AC सिग्नल था, इसलिए यहाँ पर साइन वेव बन रही है क्योंकि Vi का मान हमने कितना रखा था? EP sin ओमेगा t, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है तो साइन का ग्राफ बन रहा है। Vs ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि हम इनके फेरों की संख्या को कंट्रोल करके या उनके रेशियो को कंट्रोल करके Vs का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा AC सिग्नल ही। तो यहाँ पर Vs जो है वो फिर से हमें साइन थीटा वाला ग्राफ ही मिल रहा है, बस उसकी हाईएस्ट वैल्यू इसकी हाईएस्ट वैल्यू से थोड़ी सी कम हो गई है। उसके बाद V01 की बात करते हैं। जब D1 कंडक्टिंग स्टेट में है, करंट फ्लो हो रही है, उस कंडीशन में हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन ये करंट हमें कब तक मिलेगी? जब तक सिग्नल का केवल पॉजिटिव हाफ चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ तक ही ये डायोड जो है वो ए सिरे से जुड़ा हुआ रहेगा और उस वक्त ए पॉजिटिव रहेगा केवल किस टाइम तक? 0 से लेके t/2। तो 0 से लेके t/2 टाइम तक D1 करंट को फ्लो होने देगा तो हमें आधे साइकिल तक करंट मिलेगी। सो ये देखो V001 है, ये हमें आधे साइकिल तक करंट मिल गई। उसके बाद क्या हो रहा है? नेक्स्ट नेगेटिव में ए नेगेटिव पॉइंट पे आ गया और बी पॉजिटिव पॉइंट पे आ गया। तो जैसे ही ए नेगेटिव पॉइंट पे आया D1 डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया और इसका प्रतिरोध इनफाइनाइट हो गया और इसने बिल्कुल भी करंट अपने अंदर से फ्लो नहीं होने दी। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कोई करंट नहीं मिलेगी। फिर जैसे वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फिर डायोड D1 करंट फ्लो हो जाने देगा और फिर करंट 0 मिलेगी और फिर करंट फ्लो हो जाने देगा। सो ये तो बनेगा डायोड D1 का जो आउटपुट है उसका ग्राफ। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल
साइकिल की बात करते हैं, यानी कि T/2 से लेके T टाइम तक की बात करते हैं, तब उस वक़्त क्या होगा? उस वक़्त B पॉज़िटिव पे होगा। तो B पॉज़िटिव पे होने से क्या होगा? D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और D2 अपने अंदर से करंट फ्लो हो जाने देगा और उस करंट को हम नाम दे देते हैं I2। सो I2 शुरुआत की यहाँ से I2 जाएगा और ये देखो वायर ऊपर से जा रहा है, सो करंट का पाथ होगा ये और फिर करंट जाएगी यहाँ से और फिर RL में से एंटर होगी और फिर वापस इस पाथ पे आ जाएगी करंट और यहाँ पर हमें वापस इस कंडीशन में मिल जाएगी। सॉरी करंट का पाथ उस कंडीशन में ये होगा, यहाँ से I2 गई और ये गई और फिर ये RL में से निकलेगी और यहाँ से वापस ये। सो ये क्लोज लूप बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्लोज लूप बन रहा है। यहाँ पर जो D2 से करंट फ्लो हो रही है I2 वो क्लोज पाथ बन रहा है। एक बार मैं नीचे फिर भी आपके लिए थोड़ा-सा बना देती हूँ। ये केवल D2 वाला पाथ बना रही हूँ। यहाँ पर D2 था और उसके बाद ये करंट गई यहाँ से और फिर यहाँ पे आ गया RL और RL के बाद इस RL का हिस्सा वापस कॉइल से अटैच है यहाँ पे। I2 का पाथ ये होगा। I2 शुरुआत होगी यहाँ से, I2 इस तरह से जाएगा, RL में से ये गई और वापस ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे गई और फिर यहाँ। तो ये I2 का पाथ होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो I2 है, वो भी जब RL में से होकर गुजर रही है, तो वो ऊपर से एंटर कर रही है। RL में से I2 ऐसा नहीं है कि नीचे से जा रही हो। नो, अगर I2 के पाथ को हम ध्यान से देखें तो I2 शुरुआत से यहाँ से हुई थी और फिर इस तरह से जाके RL में से ऊपर से गुजरी थी। उसी डायरेक्शन में गुजरी है ये RL में से जिस डायरेक्शन में I1 गुजरी थी। इस वजह से जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है वो सेम डायरेक्शन में मिलता है क्योंकि RL में से गुजरने की डायरेक्शन दोनों ही सिग्नल की क्या रही है? सेम रही है। तो जब D2 आउटपुट मिलेगा वो हमें कब तक मिलेगा? शुरुआत के हाफ साइकिल में हमें D2 कुछ नहीं देगा क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। फिर वो जो फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये करंट हमें ऊपर मिल रही है। ध्यान से देखो, इनपुट करंट हमारी ये थी, नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन आउटपुट करंट हमें कहाँ मिल रही है? ऊपर की तरफ मिल रही है। क्यों? क्योंकि RL में हमने डायरेक्शन देखी, जब I1 आ रही थी तो वो भी ऊपर से एंटर कर रही थी और जब I2 है तो वो भी ऐसे जाके ऊपर से ही एंटर कर रही है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से ग्राफ ऊपर वाले एक्सिस पे ही बना है। ये V2 यानी डायोड 2 का सिग्नल है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल आउटपुट हमें D1 और D2 की वजह से क्या मिलेगा? ये इस तरह का मिल जाएगा। सेकंड हाफ साइकिल का भी लॉस नहीं हुआ है, पूरी वेव यूज़ हो गई है। इस वजह से इस रेक्टिफायर का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पर थोड़ी-सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। I1 करंट के अंदर सिग्नल पे पोटेंशियल था Vs और रेजिस्टेंस टोटल था RL प्लस R, जहाँ ये कैपिटल R हमें पता है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का और डायोड का रेजिस्टेंस मिला के हमने R से लिखा है। ये हमने सिग्नल दिया था, ये प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा आप, EM अपन ने लिया था और IM sin ओमेगा t। और इस टाइम पे I2 हमें 0 मिल रही है। कौन से हाफ साइकिल की बात हो रही है? शुरुआती हाफ साइकिल की। सेकेंड हाफ साइकिल में हमें I1 0 मिलेगी और I2 हमें क्या मिलेगी? माइनस IM sin ओमेगा t। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक हमने क्या नहीं हटाया, यहाँ पे साइन थीटा लगा हुआ है और जब साइन थीटा लगा हुआ होगा तो उस कंडीशन में देखो ग्राफ या तो यानी कि इस वाले सिग्नल की बात हो रही है अभी। ठीक है, ये I1 I2 हमें मिल रहा है, ये I1 है तो वो पॉजिटिव आ रहा है और ये I2 के करस्पॉन्डिंग है तो वो नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर IM की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? EM अपॉन RL प्लस R हमें मिल रही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, IDC निकालते हैं। IDC का फॉर्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में दिया था वही अपन ने लिया है। ये शुरुआत के हाफ साइकिल की करंट और ये दूसरे हाफ साइकिल की करंट। देखो, जब अपन यहाँ पर बात करते हैं I1 और I2 की, हमने देख लिया था कि वो AC सिग्नल के अपर हाफ और लोअर हाफ इन दोनों सिग्नल के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए एक अपर हाफ की वजह से ये आ रहा है और लोअर हाफ की वजह से ये दूसरा हमें मिल रहा है। इसका इंटीग्रेशन जो प्रीवियस लेक्चर में किया है, ये देखो साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन लगा हुआ है और एक साइन इंटीग्रेशन से आएगा, यहाँ पे लगा दिया अपन ने। ये वैल्यू देख लेना, ओमेगा टी मैंने बताया था 2 पाई होता है और यहाँ पर हो जाएगा पाई, कोस 2 पाई होता है 1 और कोस पाई होता है -1, तो ये मिल जाएगा 2। सॉल्व किया इसको, हमारा आंसर आ जाएगा 2Im अपॉन पाई। Im की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये IDC है। EDC कैसे निकालते हैं? IDC इंटू RL करते हैं, तो IDC का फॉर्मूला ये रहा और इसको RL से मल्टीप्लाई कर देना है अपन को, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा EDC। RMS वैल्यू का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, RMS का फॉर्मूला ये होता है
यहाँ पर देखो I का स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से 0 से t/2 में भी करंट Im स्क्वायर sin स्क्वायर मिलेगा और नेगेटिव हाफ के लिए भी, क्योंकि माइनस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, इसलिए हमें सेकंड में भी ये मिल जाएगा। यहाँ पर फिर क्या होता है, इसका ट्वाइस इंटीग्रेशन कर दिया। एक्चुअल में इस इंटीग्रेशन का आंसर और इस इंटीग्रेशन का आंसर सेम आता है, क्योंकि जो अंदर फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, और जब इवन फंक्शन होता है तो हम जानते हैं हम लिमिट को डबल कर सकते हैं, तो आगे 2 फैक्टर लगा दिया और 0 से 2/2 कर दिया, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2, और वो रख के इंटीग्रेशन प्रीवियस लेक्चर की तरह सॉल्व किया है। आंसर आएगा Im/√2। सो ये IRMS की वैल्यू है, यहाँ पे Im की वैल्यू पुट कर दी है, और ERMS अपन को कैसे निकालना होता है, IRMS को RL से मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आता है ये। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, आउटपुट DC पावर और इनपुट AC पावर होती है। आउटपुट DC पावर में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और AC पावर में हम ये वाला फॉर्मूला, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों अपन ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। सो यहाँ पर PAC की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। एफिशिएंसी पिछली बार के कंपैरिजन में हमारे पास डबल हो गई है। लास्ट टाइम हमारे पास कितनी थी, 40.6% एफिशिएंसी समथिंग अपॉन में ये वाला फैक्टर था, और यहाँ डबल हो गई है एफिशिएंसी, क्योंकि ये ऑब्वियसली दोनों हाफ साइकिल को यूज कर रहा है करंट के। रिपल फैक्टर मैंने बता दिया था कि आउटपुट सिग्नल में AC कंपोनेंट और DC कंपोनेंट का रेशियो मिलता है हमें। ये वाला फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था, और यहाँ से ये वैल्यू अपन ने निकाली है और इसका आंसर आएगा 48.2। लास्ट टाइम आया था 121% रिपल, तो ये उससे बहुत ही कम हो चुकी है रिपल। वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। EDC का फॉर्मूला ऊपर मिला हुआ है, चेक कर लीजिएगा, ये मिला है, इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन का सर्किट डायग्राम बनेगा ये, जो कि सेम प्रीवियस हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह है। ग्राफ भी हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा बनेगा, बस ये वैल्यूज चेंज हुई है। सो नो लोड के केस में RL को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये, और फुल लोड के केस में RL की प्रेजेंस में फॉर्मूला लेंगे तो जो कि हमें मिला हुआ है यहाँ पे। नो लोड के केस में ये हमें मिल जाएगा 2 अपॉन पाई, और फुल लोड के केस में हमें मिलेगा 2 अपॉन पाई माइनस IDC इंटू RL। तो ये वैल्यू पुट करी यहाँ पर, आंसर वही आएगा जो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आया था। तो ये रिजल्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब कोई डायोड के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, यानी जब वो रिवर्स बायस में होता है, तो उस वक्त उसके सिरों पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है उसे पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायोड D1 और डायोड D2 लगे हुए हैं, दोनों के बीच में ये हमारे पास कॉइल लगी हुई है। शुरुआती हाफ साइकिल में जब डायोड D1 पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है, उसके बाद ये आगे कनेक्शन इनका मैंने आपको बताया था, इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से हुआ हुआ है, ये पॉइंट सीधा आके इससे कनेक्टेड है। सो वो सपोज कीजिए कि किसी हाफ साइकिल में D2 के ऊपर पॉजिटिव टाइम है और D1 उस वक्त नेगेटिव है, तो जब D1 नेगेटिव हो गया तो यानी कि ये कौन सी स्टेज में हो गया, रिवर्स स्टेज में हो गया। रिवर्स स्टेज में हमारे पास सिग्नल का हाईएस्ट पोटेंशियल, अपन को पता है हाईएस्ट पोटेंशियल अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर होता है माइनस का EM और ये होता है प्लस का EM, क्योंकि सिग्नल हमारा पास क्या आया था, EM sin ओमेगा t, जो कि ट्रांसफॉर्मर की इस कॉइल पे अप्लाइड वोल्टेज था। सो जब D1 नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके ऊपर, माइनस का EM, और उस वक्त D2 क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है। सो D2 के सिरे पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस का EM हो जाएगा। उस वक्त D2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। और मैंने कहा था कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसके प्रतिरोध यानी उसके रेजिस्टेंस को हम 0 मानते हैं। किसी वायर के रेजिस्टेंस को अगर 0 माना जाता है तो यहाँ पर ये सिंबल लगाने की बजाय हम सीधा एक प्लेन वायर इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब है कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम होना, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो। तो अगर डायोड 2 फॉरवर्ड बायस में है तो यहाँ पर इस डायोड 2 को हम हटा सकते हैं और एक प्लेन वायर इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। सो प्लेन वायर के केस में अगर यहाँ का पोटेंशियल है प्लस EM, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, प्लस EM। तो ये वाला प्लेन वायर है, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, प्लस EM, और यही वायर आगे जा रहा है, यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, प्लस EM, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, प्लस EM। तो डायोड D1 के दोनों सिरे जो हैं, डायोड D1 के दोनों सिरे, एक का पोटेंशियल है माइनस EM और दूसरे का पोटेंशियल हो गया
प्लस ईएम। तो इन दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो ये सपोज V2 है और ये V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? मोड ऑफ V1 माइनस V2। तो इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो V1 कितना आ रहा है? माइनस ईएम और माइनस V2 कितना है? ईएम। सो माइनस का 2 ईएम आ रहा है हमारे पास, और अगर इसका मोड ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? केवल परिमाण देखा जाए तो 2 ईएम। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमारे पास 2 ईएम है। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस ईएम होता है, बट उस वक्त अपने पास ये दूसरा पोटेंशियल यहाँ से नहीं आता है, तो दूसरा पोटेंशियल जो है वो दूसरा टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पर ही माना जाता है, इसलिए रिजल्टेंट पोटेंशियल ईएम मिला था। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो मैंने कहा था मैथमेटिकल फिजिक्स में हम फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, उस टाइम पे डिराइव करेंगे कि ये वाली सीरीज कैसे आती है। सो अभी आप बस इतना सा याद रख लीजिए, जो आउटपुट करंट होती है उसमें हमें एसी और डीसी दोनों पार्ट मिलते हैं। एसी वो पार्ट होता है जिसमें साइन थीटा या कोस थीटा का टर्म मिलेगा, तो ये एसी कंपोनेंट है, ये भी अपने पास एसी कंपोनेंट है, और डीसी कंपोनेंट सिर्फ कितना है? ये आगे वाला 2Im/π। सो ये इतना सा डीसी पार्ट है, बचे हुए पार्ट सारे एसी है। तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर।